हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 के लिए हिस्ट्री अर्थात इतिहास पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं आदि मानव और सिंधु घाटी सभ्यता। हम इसमें पढ़ेंगे कि आदि मानव का विकास धीरे धीरे कैसे हुआ था मानव में, और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आपको पता है पीईटी में लगभग 5 नंबर का हिस्ट्री आती है, तो उन 5 नंबर को पक्के करने के लिए आज की क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज हम इतिहास पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आज पहली ही क्लास है इतिहास की क्या है भाई? आज इतिहास की पहली क्लास है। तो दोस्तों, अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि भाई इसके जनक कौन है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसके जो जनक हैं, इतिहास के जो जनक हैं वो कौन है भाई? वो हैं हेरोडोट्स। कौन है भाई? हेरोडोट्स इसके क्या है भाई? जनक हैं। हेरोडोट्स इसके जनक हैं। तो जब हेरोडोट्स जनक हैं तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए और भी बातें। इतिहास के जनक तो हो गए भाई हेरोडोट्स, तो इनके बारे में हमें और भी बातें पता होनी चाहिए कि भाई इन्होंने एक बुक भी लिखी थी। इन्होंने एक क्या लिखी थी? बुक लिखी थी। कौन सी बुक लिखी थी? उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था भाई? हिस्टोरिका उस बुक का नाम था जो इन्होंने लिखी थी। तो हिस्टोरिका नामक इन्होंने एक बुक लिखी थी। इसके साथ ही मैं आपको दोस्तों बता दूं, जो हेरोडोट्स हैं इनका जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुई थी, इन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो जो हेरोडोट्स हैं इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 484 बीसी। कब हुआ था भाई? 484 बीसी। अगर मैं इधर लिख लूँ, थोड़ा इधर मैं जन्म लिख लूँ इनका, क्या लिख लूँ भाई? जन्म जो हुआ था हेरोडोट्स का वो कब हुआ था? 484 बीसी। 484 बीसी में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी भाई? इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 425 बीसी में। 425 बीसी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो हेरोडोट्स जो हैं इतिहास के जनक जिसे हम कहते हैं, ये कौन थे? एक यूनानी थे। कौन थे भाई? एक यूनानी व्यक्ति थे। यूनान के एक व्यक्ति थे हेरोडोट्स, जिन्हें इतिहास का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिका, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। दोस्तों, इनके बारे में हमें ये भी पता होना चाहिए कि इनका जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुई थी। इनका जो जन्म हुआ था 484 बीसी में हुआ था और मृत्यु 425 बीसी में हुई थी। दोस्तों, अब आप देखते होंगे कि भाई ये 484 है और 425 है, ये उल्टा कैसे हो रहा है? दोस्तों, बीसी एक होती है बीसी और एक होती है एडी। एक होती है बीसी और एक होती है एडी। तो इस सब के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको इस चीज़ के बारे में भी अब बताने वाला हूँ कि बीसी क्या होती है और एडी क्या होती है, ये सब भी मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, एक सीधी आप लाइन खींच लीजिएगा, एक सीधी आप लाइन खींच लीजिएगा। तो यहाँ पे आप मान लीजिएगा जीरो, यहाँ पे मान लीजिएगा जीरो। तो ये जो जीरो है ये क्या है भाई? ईसा मसीह जो थे हमारे, जो ईसा मसीह थे उनका जन्म हुआ था। ईसा मसीह का क्या हुआ था? जन्म। उस वर्ष को हम क्या कहते हैं? जीरो वर्ष। यहाँ से ही एडी और बीसी का सब कुछ शुरू होने वाला है। दोस्तों, इससे इस तरफ जो जाएंगे, ईसा मसीह के जन्म के जो बाद की जो वर्ष हैं उनको हम एडी में यूज करते हैं। क्या लिखते हैं? एडी अर्थात ईसवी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? ईसवी जो हम लिखते हैं वो क्या होता है भाई? इनके जन्म के जो बाद की जो वर्षें हैं उनको हम एडी कहते हैं। और जो इनके जन्म से पहले की जो वर्षें हैं, जो हमारा कैलेंडर है, उसको हम क्या कहते हैं? बीसी कहते हैं। इनके जन्म से पहले के कैलेंडर को क्या कहते हैं? बीसी कहते हैं। मतलब कह सकते हैं बिफोर क्या कह सकते हैं? बिफोर बर्थ हम कह सकते हैं। बिफोर हम क्या कह सकते हैं? बिफोर बर्थ, मतलब बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट। बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट। बी मतलब बिफोर भी कह सकते हैं और बर्थ भी कह सकते हैं आप क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की जो वर्षें हैं उन्हें हम बीसी में लिखते हैं, और जो बाद की वर्षें हैं उसे हम एडी में लिख सकते हैं, जो ईसवी हम कहते हैं। दोस्तों, जैसे कि अगर हम ईसा मसीह के जन्म से पहले देखें तो 326 ईस्वी में जाएं, अगर हम 326 बीसी में अगर हम जाएं तो 326 बीसी में आपको पता होगा किसका जन्म हुआ था भाई? सिकंदर जो थे, कौन थे? सिकंदर।
वो आए थे। और जो 563 बीसी है, 563 बीसी आपको पता होगी, 563 बीसी में क्या हुआ था भी, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था भी, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं जो इसके पीछे की बरसें होती हैं, जो बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट जो है, उन्हें हम बीसी कहते हैं, अर्थात इसे हम ईसा पूर्व भी कह सकते हैं। हिंदी में ईसा पूर्व, हिंदी में ईसा पूर्व कहेंगे। जो ईसा मसीह के जन्म से पहले की बरसें हैं और जो बाद की बरसें हैं उन्हें ईसवी कहेंगे। अब जैसे कि इसके बाद की जो बरसें हैं, ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो बरसें हैं, जैसे आपको पता है 1857 बहुत ही ज़्यादा फेमस है। 1857 जब क्या हुआ था, स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र सेनानी जो हुई थी, शुरुआत हुई थी, स्वतंत्रता की शुरुआत हुई थी। और फिर उसके बाद क्या होता है आपको दोस्तों पता होगा, 1947 AD, 1947 AD, या हम कह सकते हैं ईसवी, या हम कह सकते हैं ईसवी। इसमें क्या हुआ था भाई, भारत स्वतंत्र हुआ था, भारत क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। और प्रेजेंट टाइम में क्या चल रही है, 2023 चल रही है। क्या चल रही है भाई, 2023 चल रही है ना। तो प्रेजेंट टाइम में क्या चल रही है भाई, 2023 चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं सारा सब कुछ अच्छे से लिख के, क्योंकि अभी जो मैंने लिखा है आपको बहुत अच्छे से क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा, समझ में नहीं आ पा रहा होगा, तो इसलिए मैंने हैंड रिटन नोट्स आपको दिखा देता। सो दोस्तों, अभी तक जो जो मैंने आपको पढ़ाया था वो ये पढ़ाया था कि भाई दोस्तों हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी इतिहास पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्योंकि इतिहास पढ़ रहे हैं, और जब हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास के बारे में हमें पता होना चाहिए। इतिहास के जनक कौन होते हैं, हेरोडोट्स, जो कि अभी मैंने बताया। इन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी थी, हिस्टोरिका, और इनका जन्म 484 बीसी में हुआ था, और 425 बीसी में क्या हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये कौन थे भाई, एक यूनानी व्यक्ति थे, यूनान के रहने वाले व्यक्ति थे। क्या थे भाई, यूनान के रहने वाले एक व्यक्ति थे। साथ ही दोस्तों मैंने आपको बताया, क्योंकि ये बीसी था तो बीसी एक्चुअली उल्टी चलती है। अभी उल्टी क्यों चलती है ये भी मैंने आपको बताया था। क्या बताया था दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो हमारे ईसा मसीह जी थे, जो हमारे कौन थे भाई, ईसा मसीह जो थे, उनका जन्म जो हुआ था वो आप कह सकते हैं 0 वर्ष था। तो उसके बाद की जो बरसें हैं उसे हम एडी में लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं भाई, एडी में लिख सकते हैं, जिसे हम ईसवी भी कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है एनो डोमिनी। ऐसी इसके पीछे की जो बरसें होती हैं वो हम किस में लिखते हैं, बीसी में लिखते हैं, बिफोर क्राइस्ट, मतलब बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट हम लिख सकते हैं, और इसे हम हिंदी में ईसा पूर्व भी लिख सकते हैं। सो दोस्तों, इससे पीछे जब हम जाएंगे तो बीसी लिखते हैं, तो 326 बीसी में आपको पता है सिकंदर आए थे, और 563 बीसी में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो इसके बाद जो 1857 एडी यानी कि ईसवी, और 1947 एडी यानी कि ईसवी में क्या हुआ था भाई, स्वतंत्रता मिली थी हमारे देश को। और जो प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है। क्या चल रहा है अभी, 2023 चल रहा है प्रेजेंट टाइम में। सो दोस्तों, अब हमने इतना तो पढ़ लिया, अब हम इसके आगे का पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, इसके आगे का पढ़ने वाले हैं। सो दोस्तों, अब हम क्योंकि इतिहास पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि भाई इतिहास जो है, एक्चुअली इतिहास को हम एक साथ ऐसे पढ़ेंगे तो थोड़ा मुश्किल होता है। जो इतिहास के स्रोत मिले थे, इतिहास को क्या है 3 भागों में बांट दिया गया। इतिहास को पढ़ने के लिए, आसान बनाने के लिए 3 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से भागों में, एक तो प्रागैतिहासिक काल, कौन सा भी, प्रागैतिहासिक काल, और आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो इनमें क्या क्या हुआ था, कौन सा प्रागैतिहासिक काल है और कौन सा आदि ऐतिहासिक काल है और कौन सा ऐतिहासिक काल है, हम किस बेस पे ये बात कहते हैं, तो ये सब भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है, जो हमारा क्या भी प्रागैतिहासिक काल है, उसमें क्या हुआ था, जो साक्ष्य मिले थे हमें, जो हमें साक्ष्य मिले थे उसके आधार पर जो काल कहा गया उसे कहा गया प्रागैतिहासिक काल। लेकिन उस टाइम पे जो लिखित प्रमाण थे, लिखित प्रमाण नहीं मिल पाए थे, मतलब जिस काल में हमें साक्ष्य मिले थे लेकिन लिखित प्रमाण नहीं मिले थे, उस काल को हम क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और जिस काल में हमें साक्ष्य मिले थे, हमें क्या मिले थे, साक्ष्य भी मिले थे और प्रमाण भी मिले थे, लेकिन उन जो लिखित प्रमाण जो थे उन्हें पढ़ा नहीं गया, उन्हें क्या नहीं किया गया था भाई, पढ़ा नहीं जा सका, तो हम उसे क्या कहते हैं, आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐसे ही दोस्तों, एक ऐसा काल जिसमें हमें साक्ष्य मिले और उन्हें लिखित प्रमाण भी मिले और उन्हें पढ़ा भी गया, तो उस काल को हम क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल। क्या कहते हैं भाई, ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा, जो अशोक के अभिलेख मिले थे, अशोक के अभिलेख मिले थे 1837 में,
अशोक के अभिलेख क्या मिले थे? 1837 में मिले थे। और जिन्हें किसने पढ़ा था भी? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था इसे। तो इसलिए क्योंकि इसमें जो साक्ष्य मिले थे, लिखित प्रमाण जो मिले थे, उन्हें पढ़ा भी गया, तो इसे क्या कहा गया भी? ऐतिहासिक काल कहा गया। क्या कहा गया भी? ऐतिहासिक काल कहा गया। अब क्योंकि दोस्तों हमने इतिहास को 3 भागों में बांटा था, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो सबसे पहले जो आता है वो प्रागैतिहासिक काल आता है। क्या आता है भी? प्रागैतिहासिक काल आता है। सो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? सो दोस्तों हमारा जो प्रागैतिहासिक काल है उसको भी हमने थोड़ा आसान बनाने के लिए, थोड़ी हिस्ट्री को थोड़ा आसान बनाने के लिए क्या किया? हमने 3 भागों में बांट लिया। क्या किया भाई? 3 भागों में बांट लिया। कैसे बांटा भाई? इसको हमने 3 भागों में किन किन में भाग बांटा? एक तो पुरापाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, जिसे हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं पुरापाषाण काल को, और हम मध्य पाषाण काल को मिडिल स्टोन एज कहते हैं, और नव पाषाण काल को न्यू स्टोन एज कहते हैं। इंग्लिश में हम ये कह सकते हैं इसको, ठीक है। हम इसके अलावा इसे पैलिथिक पीरियड भी कह सकते हैं, और इसे मेसोलिथिक पीरियड और इसे नियोलिथिक पीरियड भी कह सकते हैं। सो दोस्तों जो पुरापाषाण काल था, अब क्योंकि दोस्तों ये बहुत पुराना है, तो ये कहीं ना कहीं ईसा मसीह के जन्म से पहले का है, तो इसको हम क्या लिखेंगे भी? ये जो पुरापाषाण काल है ये लगभग 30,000 BC से 10,000 BC तक रहा, मतलब लगभग 20 साल तक रहा पुरापाषाण काल। मतलब जो ईसा मसीह जी थे उनके जन्म से लगभग 30 वर्ष पहले ये काल आया था, और लगभग 10 वर्ष पहले तक ये काल रहा था। उसके बाद कौन सा काल आता है? हमारा मध्य पाषाण काल। 10,000 वर्ष पहले आया था और 4,000 वर्ष तक रहा था। 4,000 BC ईसा पूर्व तक रहा था। फिर उसके बाद हमारा कौन सा आता है भी? नवपाषाण काल, जो कि 2500 BC तक रहता है। कब तक रहता है? 2500 BC तक, लगभग 1500 साल तक ये नवपाषाण काल रहता है। अब दोस्तों हम एक एक करके सबको देख लेते हैं कि कौन से काल में क्या मिला, ये सब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्योंकि पुरापाषाण काल है तो हम इसको ही देखने वाले हैं। सो दोस्तों जो पुरापाषाण काल था अभी हमने आपको बताया 30,000 BC से 10,000 BC तक रहा था। सो दोस्तों जो पुरापाषाण काल था इसमें जो मानव था पत्थर का प्रयोग करना सीख गया था। क्या सीख गया था भाई? पत्थर का जो प्रयोग था उसे करना सीख गया था, और जो पत्थर को पत्थर में लड़ा के जो आग लगाते हैं उसको भी एक जानने लगा था, करने लगा था। पत्थर से पत्थर मार के आग भी लगाना सीख गया था जो मानव था पुरापाषाण काल का। और इस समय क्या था भाई? जो मानव था वो कहाँ रहता था भाई? गुफा में रहता था। कहाँ रहता था? गुफा में रहता था। इस समय का मानव जो था वो कहाँ रहता था भाई? गुफा में रहता था इस समय का मानव, पुरापाषाण काल का। और ये आग के बारे में जानने लगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, पत्थर को पत्थर में लड़ा के क्या लगाने लगा? आग लगाने लगा। तो ये सब चीज़ों को ये जानने लगा था। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ते हैं भाई? अब हम देखते हैं मध्य पाषाण काल। ये तो जो एक्चुअली जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बस मैं आपको वही बताने वाला हूँ, केवल वही बता रहा हूँ जो आपके पैक के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं। सो दोस्तों जो मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल में क्या होता? जो आदमी था, जो मानव था, वो शिकार करना उसने प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि भूखा तो रह नहीं सकता, तो अपना पेट भरने के लिए वो शिकार करने लगा और शिकार मार के खाने लगा। तीर कमान का आविष्कार हो चुका था, लगभग तीर कमान भी चलाना सीख गया था। और मध्य पाषाण काल में ही दोस्तों पशुपालन भी शुरू हो गया था। इसके जो साक्ष्य मिले हैं हमें, ये मिले हैं कहाँ से? मिले हमें आदमगढ़ मध्य प्रदेश से। जो आदमगढ़ है मध्य प्रदेश में, वहाँ से हमें इसके साक्ष्य मिले हैं। सो दोस्तों जैसा कि आपको पता है जो साक्ष्य के आधार पर जो इतिहास है वो क्या होता है? प्रागैतिहासिक काल। उसी का जो दूसरा पार्ट है मध्य पाषाण काल में, उसमें क्या हुआ था भाई? शिकार करना सीख गया था मानव, तीर कमान का आविष्कार भी हो गया था, मतलब तीर कमान भी चलाने लगा, मतलब तीर कमान से शिकार करने लगा, आप ये कह सकते हैं। इसके अलावा पशुपालन के भी साक्ष्य मिले थे कि पशुपालन भी जो मानव था वो करने लगा था। और इसमें जो इसके जो साक्ष्य मिले थे आदमगढ़ मध्य प्रदेश से मिले थे। और जो मानव द्वारा पालतू जो जानवर था, पहला जो जानवर था वो था कुत्ता, जिसे हम डॉग कहते हैं। और दूसरा जो था वो था घोड़ा। दूसरा क्या था भाई? घोड़ा था। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखने वाले हैं नवपाषाण काल। कौन सा भी? नवपाषाण काल। सो दोस्तों नवपाषाण काल 4,000 BC से 2500 BC तक रहा था। मतलब 4,000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक, लगभग 1500 वर्षों तक रहा था। तो दोस्तों नवपाषाण काल में क्या हुआ था भाई? जो मानव था उसने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था, और पूजा पूजा अर्चना करना भी प्रारंभ कर दिया था। और क्या करने लगा था? हड्डियों से बने हथियार
बनाने लगा, तो जो हड्डियाँ हुआ करती थी जानवरों की जो शिकार करते थे, उसके बाद जो उनकी हड्डियाँ मिलती थी उनसे क्या करने लगा भाई, हथियार बनाने लगा। इसके साक्ष्य कहाँ मिलते हैं भाई, बिहार से इसके साक्ष्य मिलते हैं। और पहिए का आविष्कार कर लिया था नवपाषाण काल में, क्या कर लिया था भाई, पहिए का आविष्कार कर लिया था। और जैसा कि अभी मैंने बताया कृषि करना प्रारंभ कर लिया था। तो इसके जो साक्ष्य मिले थे वो मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिले थे, जो कि प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में पहुंच गया है। तो जो कृषि की गई थी सबसे पहले वो की गई थी गेहूं और जौ की। गेहूं और जौ की सबसे पहले जो है कृषि के साक्ष्य मिले मेहरगढ़ पाकिस्तान से। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो धान की खेती का प्रारंभ जो हुआ था वो हुआ था हमारा, कहाँ से हुआ था, धान की खेती का प्रारंभ जो हुआ था इसके साक्ष्य हमें जो मिले थे कोल्डी हवन, कहाँ से मिले थे, प्रयागराज से। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ से मिले थे, कोल्डी हवन प्रयागराज से मिले थे। अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं जो मानव का विकास हुआ था, कैसे हुआ था, जो आदि मानव थे, जो आदि मानव थे उनका विकास धीरे धीरे कैसे हुआ था, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। सो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने आपको बताया था। सो दोस्तों जो मानव का विकास जो हुआ था वो कुछ इस टाइप से हुआ था। सबसे पहले जो कहा गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो कि दक्षिण अफ्रीका से, उसके बाद जावा मानव जो कि जावा द्वीप से, और पीकिंग मानव जो कि चीन से, और जो निएंडरथल जर्मनी से, क्रोमेनॉन फ्रांस से। तो फिर आधुनिक, उसके बाद जो आधुनिक मानव बना वो लगभग 3600 बीसी पूर्व पे बना था। कब बना था, 3600 बीसी, मतलब 3600 ईसा पूर्व ये बना था। तो दोस्तों मैं आपको दिखा दूं, मैं आपको क्या दिखा दूं, जो मानव का जो विकास हुआ था किस टाइप से हुआ था, ये सब मैं आपको एक फोटो। सो दोस्तों ये तो रहे आपके हेरोडोट्स। कौन है भाई, ये तो हैं आपके हेरोडोट्स जो कि इतिहास के जनक हुआ करते थे। कौन भाई, इतिहास के जनक जो हैं वो कौन है, हेरोडोट्स की फोटो ये है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अब दोस्तों हम देखने वाले हैं जो मानव का विकास हुआ था वो किस टाइप से हुआ था, वो कुछ इस टाइप से हुआ था। जो मानव का विकास जो हुआ था वो धीरे धीरे इस टाइप से हुआ था। आपको पता है जो आदि मानव थे वो क्या थे, एक बंदर टाइप के थे, एक इस टाइप के बंदर टाइप के थे। उसके बाद जब थोड़ा विकास हुआ तो थोड़े इस टाइप के हो गए, फिर उसके बाद कुछ इस टाइप के हो गए, फिर इस टाइप के हुए, और फिर पूरा मानव बन गया। फिर क्या हो गया, आधुनिक मानव बन के ये तैयार हो गया था। तो कुछ इस टाइप से क्या हुआ था, इसका विकास हुआ था, मानव का जो है विकास हुआ था। तो दोस्तों ये जो मानव का विकास जो इस टाइप से हुआ था, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो मानव का विकास का सिद्धांत जो है, मानव विकास का जो सिद्धांत है दोस्तों, क्या है भी, मानव विकास का सिद्धांत जो है ये किसने दिया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो मानव विकास का सिद्धांत है वो दिया था चार्ल्स डार्विन ने। किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने इसका सिद्धांत दिया था। चार्ल्स डार्विन ने इसका क्या दिया था भाई, सिद्धांत दिया था, मानव विकास का सिद्धांत। जो इन्होंने एक बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, क्या लिखी थी भी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिससे हमें पता चलता है कि मानव के विकास के सिद्धांत क्या है। तो हम कह सकते हैं जो चार्ल्स डार्विन है उन्होंने मानव विकास का सिद्धांत दिया था, और जिसका ओरिजिन, जिन्होंने एक बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और साथ ही दोस्तों मैं आपको दिखा दूं जो हमारे चार्ल्स डार्विन साहब जी हैं, जो हमारे कौन में चार्ल्स डार्विन जो हैं वो कुछ इस टाइप के दिखते हैं। किस टाइप के दिखते हैं भाई, कुछ इस टाइप के हमारे चार्ल्स डार्विन जी दिखते हैं। चार्ल्स डार्विन हमारे कैसे हैं भाई, कुछ इस टाइप के हमारे चार्ल्स डार्विन जी हैं। दोस्तों इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, कौन सी बुक लिखी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। कौन सी लिखी थी भाई, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इन्होंने एक बुक लिखी थी जो कि कब लिखी थी भाई, 1859 में लिखी थी। कब लिखी थी, 1859 एडी में लिखी थी। कब लिखी थी भाई, 1859 एडी अर्थात ईस्वी में इन्होंने लिखी थी। और इसके साथ ही दोस्तों इनके एक फेमस बुक है सेकंड वाली, जो मैं बता दूं आपको, डिसेंट ऑफ मैन। क्या भी, डिसेंट ऑफ मैन, जो ये जो लिखी थी उन्होंने 1871 में लिखी थी। कब लिखी थी, 1871 में लिखी थी। कब लिखी थी भाई, 1871 में लिखी थी। जिसमें क्या लिखा है, केवल बानर ही मनुष्य के समीप है। क्या लिखा है भाई, केवल बानर ही मनुष्य के समीप है, ये इन्होंने लिखा था। तो दोस्तों अब मैं आपको ये पूरा का पूरा लिखा हुआ दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि अभी मैंने आपको बताया जो चार्ल्स डार्विन है इन्होंने क्या दिया था भी, जो मानव विकास का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन जी ने दिया था। और इन्होंने एक बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, 1859 एडी में लिखी थी, ईस्वी में लिखी थी। और ये डिसेंट ऑफ मैन जो है ये 1871 एडी में लिखी थी। ठीक है, और जो केवल मानव ही मनुष्य के समीप है ये इसमें लिखा गया था डिसेंट ऑफ मैन में। अब दोस्तों अब ये हमारा क्या हो गया,
जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है ये तो हो गया कंप्लीट। अब हम देखने वाले हैं एक्चुअली हमारा जो पुरापाषाण काल और ये सब जो था ये तो हो गया कंप्लीट। अब हम देखने वाले हैं जैसे कि आपने थंबनेल में जो टॉपिक लिखा है सिंधु घाटी की सभ्यता, इसे जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या करने भाई, इसको हम पढ़ने वाले हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता को हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, जिसकी खोज 1921 ईस्वी में की गई थी। 1921 एडी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी भाई, दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। लेकिन जो टीम बनाई गई थी वो उसके जो अध्यक्ष थे वो थे जॉन मार्शल। कौन थे भी, जॉन मार्शल इसके अध्यक्ष थे। और इसका जो नामकरण था सिंधु घाटी सभ्यता, ये किसने किया था भी, जॉन मार्शल जी ने इसका नामकरण किया था। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं इसकी जो समकालीन जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके ही समकालीन जो कुछ और सभ्यताएं थी वो हमारी कौन कौन सी हैं, वो हमारी चीन की सभ्यता है। कौन सी भी, चीन की सभ्यता है। और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है जो इराक की, वो भी इसी से क्या है, इसी के समकालीन है, इसी टाइम की है। क्या है भी, इसी टाइम की है, जो कि दजला और फरात नदी पर है मेसोपोटामिया इराक में। ये भी समकालीन है सिंधु घाटी सभ्यता के। सो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो हड़प्पा सभ्यता थी, वो हमारी बहुत ही ज़्यादा इसका विस्तार था, काफ़ी क्षेत्र में इसका विस्तार था। तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था ये सब हम देखने वाले हैं। सो दोस्तों जो इसका विस्तार था ये हमारा, क्योंकि अगर हम देखें आपको पता है इस तरफ हमारा क्या होता है ईस्ट, और इस तरफ क्या हो जाता है वेस्ट। ऊपर क्या हो जाता है नॉर्थ, और नीचे क्या हो जाता है साउथ हो जाता है ना। तो दोस्तों पूरब में आलमगीरपुर जो कि यूपी में है, मेरठ के यूपी में है आलमगीरपुर। यहाँ से जो कि हिंद नदी के किनारे है, यहाँ से पूरब में आलमगीरपुर से जो उत्तर में सुदकांगडोर जो है पाकिस्तान में, जो मतलब प्रेजेंट टाइम में है, जो कि दास्क नदी के किनारे है, पश्चिम में यहाँ तक है। मतलब पूरब में आलमगीरपुर से जो कि मेरठ में है, पश्चिम में सुदकांगडोर तक था इसका विस्तार, सिंधु सभ्यता का विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और ऊपर जो नॉर्थ है, नॉर्थ में मांडा, मांडा एक जगह है लद्दाख में, वहां से लेकर जो कि चुनाव नदी के किनारे है, वहां से जो साउथ में हम दक्षिण में जो है दैमाबाद महाराष्ट्र में जो है वहां तक इसका विस्तार था। मतलब कह सकते हैं एक बहुत ही ज्यादा बड़ा विस्तार इसका था। क्या था भी, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी इसका बहुत ही ज्यादा बड़ा क्या था, विस्तार था। सो दोस्तों आज की क्लास में हम यही रखते हैं, यहीं तक रखते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और ये आपकी क्लास, ये जो क्लास होने वाली हैं आपके पैट के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। सो दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को क्या करें भाई, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर भी करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो थैंक यू।